जहाँ वो ले जाई जाती थी उसमें हमेशा बहुत फ़र्क होता था सप्लाई एंड डिमांड में, चाहे वो सोना हो, चाहे वो नमक ही क्यों ना हो। जब नमक यूरोप वगैरह ले जाया जाता था तो बड़ी अनोखी एक कमोडिटी थी, चाहे वो सिल्क हो। और उसी तरह से एक जगह से दूसरी जगह काफ़िले चलते थे और काफ़िलों के रास्ते मुतय्यन थे। यमन से लेकर अजम तक जो काफ़िला चलता था, जहाँ पर बहुत सारे अजम तक ऊपर तक जाता था, जहाँ पर पेतरा जैसे रास्तों के बीच में वो कैपिटल्स इस्टेब्लिश भी हुए। दरिया एक रास्ता था और दरिया जब अपनी जगह छोड़ देता था तो वो रास्ते बदल जाते थे। सिल्क रोड बज़ाते ख़ुद हमारे पाकिस्तान और चाइना के दरमियान और यूरोप के दरमियान एक रास्ता था जिसके ज़रिए चाइना का सिल्क वहाँ जाता था। और इतनी एहतियात की जाती थी कभी ट्रेड कॉपीराइट के हवाले से कि सिल्क के हवाले से चाइना से कभी कोई बाहर बड़ी सदियों बाद वो बात बाहर गई कि किस तरह से सिल्क पैदा किया जाता है। अब इस चीज़ को मज़ीद हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं कि गुड्स की सप्लाईज़ के लिए आसानियाँ, गाहक को और मैन्युफैक्चरर को और बनाने वाले के लिंकेजेस, और फिर बीच की रिटेल को कम करके डायरेक्ट सप्लाईज़ का एतबार का लिंक, चाहे छोटा सा क्यों ना हो, चाहे घर में बनाने वाला या बनाने वाली खातून ही क्यों ना हो, वो डायरेक्ट कहीं भेज सके चीज़ को। और उसके अंदर फिर जब गुड यहाँ से निकल गई, पहले तो ग्राहक की तलाश आसान हो गई, फिर जब गुड्स निकल गई उसकी फिर पहुँचाने के हवाले से दुनिया के अंदर बेइंतहा तरक्की हो रही है। और लॉजिस्टिक्स अलग, और एक सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स अलग। और आप ये देख लीजिए कि ज़माना पकड़ लेता है, जिसको अब आजकल डिसरप्ट करना कहा जाता है। ज़माना पकड़ लेता है और नए नए आइडियाज़ किस तरह से पुराने आइडियाज़ के आगे निकलते हैं। आपने सीयर्स रोबक का नाम सुना होगा। तो सीयर्स जो था वो एक स्टेशन मास्टर था कहीं मिनेसोटा में, और उसके पास एक पेटी आई जो किसी ने क्लेम नहीं की, घड़ियों की। तो उसने एक चंद महीने इंतज़ार कर कर घड़ी के बनाने वालों को कहा कि भाई तुम किस कीमत पर बेचोगे मुझे दे दो, मगर मार्केट से कम पर दो, तुम्हारे लिए बेकार है, तो मार्केट से कम पर दो और मैं यहाँ सप्लाई करूँगा। तो उसने वही 2-3 क्रेट्स जो हैं वो जब मार्केट में सस्ती कीमत पर भेजे तो उसको अंदाज़ा हुआ कि ये तो बड़ा मुनाफा बख्श है, तो उसने और मंगाई। और इस तरह से जो इस्टेब्लिश सेल्स के और दुकानों की चीज़ें थीं जहाँ नेगोशिएट नहीं होता था और बारगेनिंग नहीं होती थी, वहाँ उसने बारगेन करके किया। फिर उसने एक कैटलॉग निकाली। वो कैटलॉग का सिस्टम वहाँ से शुरू हो गया कि प्राइस फिक्स्ड, इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है, तुम्हें यही चीज़ दी जाएगी और अगर काम ना करे तो वापस कर दो। फिर उसका एक साथी था, क्योंकि घड़ियाँ जब ख़राब हुई तो उसने कहा ऐसे अपॉर्चुनिटी को भी नहीं छोड़ा जाए, तो उसका नाम था रोबक, जो घड़ियाँ ठीक करता था। तो सीयर्स रोबक करके एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई। और आप वाकिफ़ हैं कैटलॉग सेल्स, जब मैं पहली मरतबा अमेरिका गया तो इतनी मोटी मोटी कैटलॉग्स हर 3 महीने बाद लोगों को मिलती थी और लोग उसको जनाब उनके वर्क गर्दानी कर कर चीज़ें ऑर्डर किया करते थे, जाने की भी ज़रूरत नहीं होती थी। उसके बाद उसको हुआ क्या, वो कैसे डिसरप्ट हुआ, वो उसने कैटलॉग सेल्स की बुनियाद पर जो बुटीक सप्लाईज वाली दुकानें थीं उसको पीछे छोड़ा सप्लाई चेन के अंदर। फिर उसके साथ क्या हुआ, उसको फिर वॉलमार्ट लगा। और वॉलमार्ट जब लगा तो वॉलमार्ट ने ये किया कि होलसेल प्राइसेस के एतबार से उसी को टोटली डिसरप्ट किया। और 2003 या 4 में सीयर्स की प्राइसेस वैल्यूएशन कम होती गई और वॉलमार्ट बढ़ा। फिर वॉलमार्ट को क्या हुआ, उसको अमेज़ॉन टकरा गया और बड़े पैमाने पर टकराया। टोटली डेवस्टेटेड द सप्लाई चेन, बिल्कुल मुख्तलिफ। और उसको ट्रिमेंडसली जिस तरह से अमेज़ॉन ने चीज़ों को इम्प्रूव किया, आप जानते हैं किताबों की सप्लाई से शुरू हुआ, बाद में ये मुख्तलिफ चीज़ों की सप्लाई पर आया। इसके साथ एक और सप्लाई लॉजिस्टिक्स के अंदर क्या हुआ, लोगों ने ये सोचा कि अगर सप्लाई लॉजिस्टिक्स स्टेबल है, जो आजकल नहीं है, सप्लाई लॉजिस्टिक्स अगर चेन स्टेबल है तो हम वेयरहाउसिंग क्यों करें, यानी हम कोई चीज़ मंगा कर उसको 6 महीने क्यों रखें। ख़ास तौर पर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने सोचा कि इसको करंट फ्लूइड डायनेमिक सप्लाई चेन बनाया जाए कि हमें कल ज़रूरत है तो आज माल आए, ना हमारा पैसा ब्लॉक हो,
ना हमारी वेयर हाउसिंग ब्लॉक हो, और वैसे ही उसके साथ तो द सेविंग्स इन द इंटायर सप्लाई चेन इंक्रीज ट्रिमेंडसली। अब क्या और चीज़ों के अंदर क्या हुआ, मिसाल के तौर पर मैं और आप ख़त लिखा करते थे, बहुत सारे होंगे जिन्होंने कभी ख़त ही नहीं लिखा होगा, मगर मैं लिखता था, 3 हफ्ते लगते थे मेरी वालदा को मिलने में और 3 हफ्ते लगते थे वापस जाने में। बड़ी इमरजेंसी हो तो कॉल कर लेते थे, जब कॉल आती थी तो यकीनन ये ख्याल होता था कि कोई ख़राब खबर ना हो, खुदा ना खास्ता। 10 घंटे के इंतज़ार में कॉल मिलती थी। खैर आप जानते हैं उसके साथ हुआ, पहले ईमेल हुआ, अब ईमेल से भी लोग वाकिफ़ नहीं, बिकॉज ऑल मैसेजिंग इज़ पॉसिबल फास्टर। मगर एक और चीज़ मैं आपके सामने कर रहा हूँ कह रहा हूँ कि एक तसव्वुर, एक आइडिया मैन्युफैक्चर होकर कैसे जाए। आपने स्टार ट्रेक जिन लोगों ने देखा हो तो वो ये कि रीमटीरियलाइजेशन ऑफ सब्सटेंस, मगर रीमटीरियलाइजेशन ऑफ आइडिया इंस्टेंटेनियसली हैपेंड विद फैक्स मशीन्स। आइडिया है, कागज़ नहीं गया, टोटल आइडिया चला गया। अब इस बात का इम्कान भी बढ़ता जा रहा है कि प्रेस्क्रिप्शन जो है वो ट्रैवल कर जाए और चीज़ वहाँ बने। और ये कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये 10-15 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। एक ज़िया चिश्ती साहब ने अलाइन टेक्नोलॉजीज़ बनाई, तो ये दिस वाज इन ऑर्थोडोंटिक्स। तो जनाब इशू और डायग्नोसिस आता था यूएस से, लाहौर, ये बात है 20 साल पहले, 15 साल पहले, 9/11 से पहले की बात है। वो डायग्नोसिस लाहौर आता था, दांतों के मॉडल, यहाँ पर उसकी इंजीनियरिंग करते थे कि कोई अलाइनर्स बनाने, वो प्रेस्क्रिप्शन जाता था मैक्सिको में वो 3D प्रिंट होता था और वहाँ से वो अमेरिका जाता था, एंड द एंटायर चेन टुक अबाउट 5 डेज 6 डेज। तो अब तो ये 3D मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये भी है कि पूरा चीज़ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रॉ मटेरियल बजाय इसके यहाँ लाओ, मैन्युफैक्चर करो और फिर ले जाओ, रॉ मटेरियल पहुँचा दो और 3D प्रिंटिंग जो है वो वहीं पर प्रिंट कर आपको ऑन साइट, सड़कों को इस्तेमाल किए बगैर ऑन साइट आपको मिल जाएगा। तो अपॉर्चुनिटीज़ आर इंक्रीजिंग ट्रेमेंडसली, और इन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ पाकिस्तान जैसा मुल्क इन अपॉर्चुनिटीज़ को अगर जल्दी पहचाने तो उसको एज हासिल होगा। अच्छा, जल्दी पहचानने में क्या कबाहतें हैं? जल्दी पहचानने में उस लीडरशिप की ज़रूरत है जो इस चीज़ को जल्दी पहुँचाने की ये चीज़ आ रही है, और जल्दी पहचानने में पॉलिसीज़ बनाना कि आसानी पैदा हो है। अब ये ज़माना है कि ब्यूरोक्रेसी को भी और गवर्नमेंट को भी ये अंदाज़ा करना चाहिए कि उसने सिर्फ रास्ते बनाने, फिज़िकल रास्तों की मिसाल आप ले लीजिए, सिर्फ रास्ते बनाने हैं, लोग उस पर ख़ुद ट्रैवल करेंगे। सिर्फ सहूलतें पैदा करनी है, लोग उसको खुद ट्रैवल करेंगे। सिर्फ ये कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ को बेहतर करना है, लोग खुद उसके ऊपर सारा कुछ करेंगे। आजकल लोग मुझको कहते हैं कि जी ब्रॉडबैंड नहीं है तो लिहाजा उस जगह का कम्युनिकेशन बड़ा पुअर होगा और क्या होगा। मैं भी आपसे ये कहता हूँ, ये साल 1.5 साल की बात है कि ये कहानी भी ब्रॉडबैंड की ख़त्म हो जाएगी। इनफैक्ट लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स जो लॉन्च किए जा रहे हैं, ये कंपनी टेलीस्टार के नाम से पाकिस्तान भी आई थी, वो इसकी डिपेंडेंट भी अब नहीं है कि टावर्स खड़े होंगे और दूर दूर तक ये चीज़ें ले जानी पड़ेंगी। यू शुड हैव 5 सैटेलाइट्स ऑन द होराइजन टू हैव कंटिन्यूस फ्लो ऑफ डेटा। तो जिस अंदाज से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है उस अंदाज से डेवलपमेंट का बहुत इम्कान है कि पाकिस्तान को आसानी हो। हमारा आईटी सेक्टर वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प। मिसाल के तौर पर फेसबुक ने, मेटा ने पिछले दिनों ख़वातीन को 5000 ख़वातीन को स्किल सेट्स दिए कि लॉजिस्टिक मार्केटिंग किस अंदाज से अपनी कर लो। और हमने उनसे ये कहा, जब यहाँ इस्लामाबाद के अंदर जब वो इनाम दिलवा रहे थे तो हमने कहा कि 5000 को किया, और इसकी मल्टीप्लिकेशन इन द सॉफ्ट सेक्टर मल्टीप्लिकेशन आसान है, यू मल्टीप्लाई बाय प्रेसिंग अ बटन। इन द हार्डवेयर सेक्टर इट मे बी डिफ़िकल्ट, मगर सॉफ्टवेयर के अंदर इसका इम्कान है। तो हमने उनको अर्ज ये किया कि इस साल वो 1 लाख ख़वातीन को तैयार करें इस काम के लिए। तो मैं आपके सामने, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, अब एडवर्टाइजिंग एंड ये कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गई, गुड्स की कम्युनिकेशन भी, इसके अंदर पाकिस्तान की एक्सपर्टीज़ बढ़ेगी। आपने जब जिक्र किया कि हमारी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिशमेंट में देखो कितना बड़ा निगलेक्ट हुआ। जब हम कोयला खुलकर इस्तेमाल कर सकते थे
तब पता नहीं क्यों मुझे हमेशा लोग कहते हैं कि लॉबीज थी। अब आई एम नॉट अवेयर, मगर मुझे तकलीफ ज़रूर होती है कि जब हम इस्तेमाल कर सकते थे तब हमने 15-20 साल पहले जिस चीज़ को शुरू करना था तो हमारे यहाँ ताख़ीर हुई। दिस इज़ एक्चुअली क्रिमिनल अगर हमारे यहाँ कोई जानबूझ के बात हुई। आप ये देखिए कि रिको डिग के मामले में यानी मिनरल्स के अंदर हमारा 20-30 साल का नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि एक कंपनी आती है उसको देखकर दूसरी कंपनीज आती हैं। अब 20-30 साल मुकदमेबाजी में और इन चीज़ों में फॉर पीपल हु डिड नॉट अंडरस्टैंड एन आयोटा ऑफ व्हाट वाज नीडेड, दे मेड डिसीजंस रिगार्डिंग दैट। आप ये देखिए कि हमारा कोई कसूर नहीं, जिन लॉजिस्टिक रास्तों का आप जिक्र कर रहे हैं उन रास्तों पर 40 या 45 साल पाकिस्तान को सेटबैक हुआ, नॉट एनीथिंग ऑफ इट्स ओन डूइंग बिकॉज ऑफ सुपर पावर राइवलरी इन अफगानिस्तान। हमारा क्या ताल्लुक़ इस बात से? सारा हमारा लॉजिस्टिक सेंट्रल एशिया के साथ सारे रास्ते हमारे बिल्कुल तस्वुर ही में नहीं आए। 30 साल तो 35 साल तो हमने सोचा भी नहीं कि इसके ज़रिए तुर्कमेनिस्तान हम चीज़ें भेजें या उज़्बेकिस्तान हम चीज़ें भेजें, सोचा भी नहीं। बहुत मुश्किल से कुछ चीज़ें ट्रिकल कर जाती थी। और इतनी बेचैनी है, जहाँ जियो इकोनॉमिक सेक्टर की बात की आसिम, एक तो बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं रिसर्च के हवाले से, एंड आसिम आई नो हिम फॉर एवर एक्चुअली। आसिम जो हैं इन्होंने हमारी एक डेंटल कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज़ की थी, और जो लोग कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं मैं समझता हूँ कि वो लॉजिस्टिक्स को बड़ी अच्छी तरह से पहचानते हैं। मैंने पहली कॉन्फ्रेंस, अच्छा, और ह्यूमन नेचर को पहचानते हैं। मैंने जब पहली कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की 1981 में डेंटिस्ट्री में, तो मैं तंग आ गया, परेशान हो गया। ह्यूमन फैक्टर का तजुर्बा मुझे ज़्यादा लोगों के साथ पहली मरतबा था, वरना अपना ख़ानदान और दोस्त के साथ था, तो हर एक के नखरे होते थे। और फिर मैंने एक चीज़ कहना शुरू की अपनी टीम को। मैंने कहा कि देखो, इस कॉन्फ्रेंस को तुम ये तसव्वुर करो कि तुम्हारी लड़की की शादी है। किसी से कोई पड्डा मत लो, जो कह रहा है उसको सुन लो। तो मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ों के अंदर हमें ऐसे रवैये अख्तियार करने चाहिए कि कन्फ्रंटेशन के बजाय साइड से निकल जाएं और अपनी कम्युनिकेशन बढ़ाएं। ये जो रास्ता अफ़गानिस्तान का बंद हुआ, अब मैं जब भी जाता हूँ, बाकू गया और तुर्कमेनिस्तान गया, जब भी जाता हूँ इतनी बेचैनी इनकी आंखों में देखता हूँ जो सुदूर और डिसीजन मेकर्स हैं। ख़ास तौर पर उज़्बेकिस्तान के सदर जो अभी भी आए थे, या तुर्कमेनिस्तान के अंदर इको की जो कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर सबका ये बेचैनी है कि हमारी गुड्स जो हैं वो ग्वादर पहुँचे, द शॉर्टेस्ट रूट फॉर देयर गुड्स एंड द शॉर्टेस्ट रूट टू इम्पोर्ट। अच्छा, यहाँ तक कि उन्होंने वेयर हाउसिंग फैसिलिटी ग्वादर में उज़्बेकिस्तान ने रिक्वेस्ट करके अपना वेयर हाउस भी बनाना शुरू कर दिया, प्रोस्पेक्टिवली थिंकिंग कि उनकी गुड्स आएंगी और जाएंगी। हमने रेलवे के ज़रिए, TIR के ज़रिए तुर्की भी गुड्स भेजना शुरू की, उज़्बेकिस्तान भी भेजी, जस्ट टू टेस्ट रन द फैक्ट कि ये हो। सिर्फ यही नहीं कि रोड का लिंकेज हो, हमारे लिंकेजेस की ज़रूरत है गैस के लिए। टापी पाइपलाइन के लिए तुर्कमेनिस्तान बेचैन है कि उसकी सरप्लस गैस पाकिस्तान आए, ईरान बेचैन है कि उसकी सरप्लस गैस पाकिस्तान आए। बट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर हम इतने फंसे रहे कि इन चीज़ों के डिसीजन हमारे हाथ में नहीं थे। बट दैट डजंट फॉरगिव अस फॉर मेकिंग श्योर कि जिन चीज़ों के डिसीशंस हमारे हाथ में हैं उनको भी हम ठीक तरह से डिसाइड करें। देखो, एक गलत फ़ैसला कौमों की तकदीर के अंदर 10-10, 15-15, 20-20 साल ज़ाय कर देता है। तो लिहाजा कॉम्पिटेंसी, जो मेरिट का जिक्र किया आपने इशरत हुसैन साहब, इट इज़ सो एसेंशियल कि मेरिट के लोग आएँ। इस वक्त चैलेंजेस बहुत तेज़ हैं, बहुत ज़्यादा हैं। लोगों को एक्चुअली, मैंने जो 10 किताबें इस साल के लिए रिकमेंड की हैं उसमें से 3 सिर्फ इस बात को एड्रेस करती हैं। 3, आप इमेजिन करें, एक ही फ़लसफ़े को मुख्तलिफ़ अंदाज से मैं चाहता हूँ कि लोग पढ़ें कि टेक्नोलॉजिकल जो चेंज आ रही है ये एक्सपोनेंशियल है और हमारी डिसीजन मेकिंग इज़ लीनियर, ये मैच नहीं करती। ये चीज़ें जब हो जाती हैं तब हम उसके पीछे चलते हैं। ये चीज़ें जब कोई मुल्क अडॉप्ट कर लेता है उसके 5 साल बाद हमें ख़बर मिलती है। जैसे फार्मर नहीं होता, हम समझते थे कि फार्मर को टेक्नोलॉजी समझा दो तो बड़ी जल्दी वो चेंज अडॉप्ट करता है, नहीं करता। वो बराबर के खेत में जब अच्छी फसल देखता है तो फिर फ़िक्रमंद होता है कि इसने क्या इस्तेमाल किया। मगर ह्यूमन इंटेलेक्ट, एक समझदार कौम और समझदार लीडरशिप को ये एज हासिल होना चाहिए। इस वक्त
पाकिस्तान के लिए जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान बनने के बाद से आज तक इतनी अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रही थी जितनी आज दे रही हैं। चाहे वो जियो फिज़िकल कैफियत हो, जियो पॉलिटिक्स हो या जियो इकोनॉमिक्स हो, पाकिस्तान इज़ बीइंग टैप्ड। या आपका यूथ बल्ज हो, वो यूथ बल्ज भी बाय इटसेल्फ इज़ अ ग्रेट ट्रेजर। और जितनी हम ताख़ीर करेंगे उस यूथ बल्ज को फंक्शनल लाइनों में लाने के लिए एतबार से, उनको या तो स्किल सेट्स दें जिनके पास एजुकेशन ज़्यादा नहीं है, जिनके पास मीडियोकर एजुकेशन है उनको मीडियोकर लेवल पर आप आईटी या किसी और चीज़ में उन स्किल सेट से आगाह करें जो वो अपनी उस तालीम की बुनियाद पर हासिल कर सकते हैं। और जो लोग जिनके पास थोड़ी तालीम है उनको मज़ीद आगे ले जाएं। बट यू सी द ह्यूमन रिसोर्स मस्ट मैच मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स ऑल्सो, ह्यूमन रिसोर्स, इसका भी फुकदान है। तो जब आप बात करते हैं, यकीनन आप एक सेक्शन में, एक सेक्टर में बेहतरीन गुफ्तगू करके प्रपोजल देंगे, मगर दूसरे सेक्शन और दूसरे सेक्टर के अंदर अगर वो कदम से कदम मैच नहीं करेगा तो आपका मामला भी स्लो होगा। यू मे हैव ब्रिलियंट आइडियाज़ इन योर सेक्टर, बट इफ़ अदर सेक्टर्स डोंट कीप पेस विद यू, तो यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू इम्प्लीमेंट और यू आर नॉट गोइंग टू सी द रिजल्ट्स। तो हर सेक्टर, तो ह्यूमन रिसोर्स का इतना फुकदान है कि बिल गेट्स साहब आए और जो भी मिलता है, आपको ये बता दूं, आईटी के अंदर भी, एग्रीकल्चर के अंदर भी, हर चीज़ में देयर इज़ ट्रिमेंडस पोटेंशियल। यार इससे ज़्यादा पोटेंशियल क्या होगा कि नेदरलैंड्स प्रोड्यूसेस द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ फूड, सेकंड हाईएस्ट फूड प्रोड्यूसिंग कंट्री Netherlands, 19 times smaller than Pakistan. So what is missing? No, they don't have further more fertile land. What is missing? They don't have more water. So what is missing? The missing part is the intellect. कि वो वर्टिकल फार्मिंग भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, रोबोटिक्स भी कर रहे हैं। इंटेलेक्ट 19 times more smaller than Pakistan in producing the second highest number of goods. तो कितनी अपॉर्चुनिटी सिर्फ एग्रीकल्चर को देख लें आप, कितनी अपॉर्चुनिटीज है, कितना 20-30 गुना तो बढ़ सकता है भाई, इफ़ यू लुक एट दैट एग्जाम्पल। तो लिहाजा मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि दिस कंट्री इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल, जिनको हम रास्ते पर लगा दें, उनकी लॉजिस्टिक्स ऑफ लाइफ को हम हैंडल कर लें। उनकी लॉजिस्टिक्स ऑफ लाइफ भी होगी ना कि कब प्रोडक्टिव हों, कब क्या करें, किस अंदाज से करें। औरतों की सेहत और औरतों की एम्प्लॉयमेंट इज़ अनदर बिग वैक्यूम मिसिंग आउट फ्रॉम एवरीथिंग। वो हमारी 50% पॉपुलेशन अगर 10% एम्प्लॉय होती है या 20% प्रोडक्टिविटी है उसकी, यकीनन दिस पॉपुलेशन इज़ फुल्ली प्रोडक्टिव इन रेजिंग अ फैमिली, बट वी आर ऑल्सो हाफ प्रोडक्टिव एटलीस्ट इन रेजिंग अ फैमिली। अब जो मर्द हजरात यहाँ बैठे हैं, मगर उस खातून को फिर उसकी प्रोडक्टिविटी की एवेन्यूज़ नहीं है। बट द चेंजिंग वर्ल्ड टुडे प्रोवाइड्स ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज़। तो मैं तो इतना होपफुल हूँ कि जैसे वो कढ़ाई के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल तैयार हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं, और लोगों को अगर ये ख्याल था कि ज़ाफ़रान बहुत महंगा है, तो ज़ाफ़रान जैसी चीज़ें भी अब इकॉनमी के अंदर अब आसान हैं और सस्ती हैं, एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू यूज़ इट एंड मिक्स इट एंड प्रोड्यूस इट। तो पाकिस्तान इज़ एन ऑन द थ्रेशोल्ड, कैटापुल्ट कर सकता है अपने आप को। बी कॉन्फिडेंट इन योर कंट्री, वी आर मेकिंग द राइट डिसीजंस, वी हैव एन इंडिपेंडेंट थिंकिंग टुडे। चाहे दुनिया जो कुछ भी कहे आपको, यू मस्ट हैव एन इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड इंडिपेंडेंट स्टैंड, बट ऑल्सो मेक श्योर दैट यू आर इकोनॉमिकली स्ट्रांग। गरीब आदमी की बात चाहे जितना अच्छा फ़लसफ़ा आप भगार दें, कोई सुनेगा नहीं। सुनेगा जब माशी एतबार से भी आप मजबूत होंगे। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, विद गुड वर्ड्स अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, आई वुड लाइक टू एनकरेज यू, एंड आई थिंक वी हैव टू गेन अ लॉट बाय दीज सेशंस एंड by your recommendations. शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।